मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अचानक मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों हो गया? ये एक ऐसी लाइन है जो दुनिया के लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी सोची होगी। हाँ, और सुनी भी होगी अपने आसपास किसी न किसी रोते हुए इंसान से। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी चुभने वाले सवाल का एक बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक जवाब ढूंढने निकले हैं। हमारे सामने जो स्रोत है उसका नाम है द टेम्परल हार्वेस्ट ऑफ सनातन कर्मा। यहाँ चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर करना जरूरी है। इस टाइटल में जो सनातन शब्द है वो किसी विशेष धार्मिक डॉगमा या रूढ़िवादी परंपरा की तरफ इशारा नहीं कर रहा। सही बात है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक सनातन का मतलब है शाश्वत, मतलब ऐसी यूनिवर्सल और इटर्नल नेचुरल लॉज जो वक्त, जगह या इंसान के बदलने से नहीं बदलते, जैसे ग्रेविटी वाली फसल। तो आज का हमारा मिशन इस टेक्स्ट की गहराई में उतरना और कर्मा के आसपास बुनी गई फियर बेस्ड थ्योरीज को हटाना है, ताकि इसकी एक्चुअल मैकेनिक्स को हम लोग समझ सकें। ये क्लैरिफिकेशन वाकई बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सदियों से ना कर्मा के कॉन्सेप्ट को एक कॉस्मिक पुलिस वाले की तरह पेश किया गया है, जो एक डंडा लेकर हमारी गलतियों का इंतजार कर रहा है। ये स्रोत उस फियर मॉन्गरिंग को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। इस टेक्स्ट का मुख्य फोकस इस बात पर है कि कर्मा दरअसल एक न्यूट्रल फीडबैक लूप है। जिस तरह आग किसी से नफरत या प्यार नहीं करती, बस अपना काम करती है, वैसा ही कर्मा का नियम है। एक नेचुरल लॉ की तरह काम करता है। एकदम। जब हम इस फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं तो अपने आसपास हो रही घटनाओं, सुख दुख और सामाजिक इनइक्वालिटीज को एक बहुत ही शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देख पाते हैं। ये टेक्स्ट कर्मा को एक जटिल इकोसिस्टम की तरह दर्शाता है, जहां हर एक एक्शन, हर एक विचार यूनिवर्स के एक विशाल डेटाबेस में रिकॉर्ड हो रहा है और एक तय समय पर अपना नतीजा दे रहा है। बस सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तो यही आती है ना, कि अगर ये एक साइंटिफिक लॉ जैसा ही है तो इसमें एक्शन और रिएक्शन के बीच इतना लंबा गैप क्यों होता है? मेरा मतलब है, अगर कोई आग में हाथ डाले तो हाथ तुरंत जलता है, पर अगर कोई इंसान किसी जरूरतमंद की सच्ची मदद करता है तो उसको अपना रिवॉर्ड लेने के लिए बरसों या शायद किसी और जन्म तक का इंतजाम क्यों करना पड़ता है? आमतौर पर लोग चाहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया और तुरंत कोई चमत्कार हो जाए। वही ना, इस स्रोत में इस डिले मैकेनिज्म को किस तरह समझाया गया है? इस डिले को समझने के लिए स्रोत में कर्मा को 3 लेवल्स में बांटा गया है: संचित, प्रारब्धा और क्रियामान। संचित कर्मा एक विशाल गोदाम की तरह है, जहां सदियों के या पिछले न जाने कितने अस्तित्वों के एक्शंस जमा है। एक तरह से पूरा बैकअप डेटा। एग्जैक्टली, पूरा बैकअप डेटा। और प्रारब्धा उस गोदाम का वो छोटा सा हिस्सा है जो इस करंट जिंदगी में भोगने के लिए मैच्योर या पक चुका है। और यहीं पर टेम्पोरल हार्वेस्ट का मूल कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, इंसान अक्सर कर्मा को और उसका असर कितने लोगों पर पड़ा, ये सब फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि वो कर्मिक बीज कब फूलेगा। तो ये जो रिजल्ट में डिले है, ये सिस्टम का कोई बग नहीं, बल्कि एक डिफॉल्ट डिजाइन फीचर है। अगर हम इस डिले और मैच्योरिटी वाले लॉजिक को अप्लाई करें तो ये सीधा उस सबसे पुराने पैराडॉक्स पर लाकर खड़ा कर देता है। दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि जो लोग बेहद ईमानदार हैं, दूसरों का भला करते हैं, वो सबसे ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं। बहुत आम बात है ये देखना। वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुलेआम धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, सोसाइटी में बहुत सक्सेसफुल दिखते हैं। ये देखकर तो किसी का भी सिस्टम पर से विश्वास उठ सकता है। इस किताब के मुताबिक आखिर बुरे लोग इतने सक्सेसफुल क्यों लगते हैं? साइकिल के माध्यम से जो गलत काम करने वाले लोग आज सक्सेसफुल लग रहे हैं, दरअसल उनका पुराना कर्मा क्रेडिट अभी एक्टिव चल रहा है। अच्छा, तो मतलब उन्होंने पास्ट में कुछ अच्छा किया था? हाँ, उन्होंने अपने पास्ट में, चाहे इस जीवन में या पिछले, कुछ न कुछ ऐसा असाधारण या अच्छा काम किया था जिसका पॉजिटिव रिजल्ट या पुण्य अभी फसल के रूप में पककर उन्हें मिल रहा है। उनकी करंट सक्सेस उनके पास्ट के कर्मों की रिटर्न है। उनका हाल बिल्कुल उस इंसान जैसा है जिसके पास बहुत हाई लिमिट वाला एक पुराना क्रेडिट कार्ड है। वो उसे बिना सोचे समझे स्वाइप कर रहा है और मौज मना रहा है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई बुरा इंसान अपने पुराने पुण्य का क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि सोसाइटी को बस बैठकर तमाशा देखना चाहिए? क्या लोग ये सोचकर चुप बैठ जाएं कि चलो इसका जब कर्मा आएगा तब आएगा, और उसके खिलाफ आवाज ही ना उठाएं? इससे तो लोग इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना ही छोड़ देंगे। ये तो एपैथी को बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी। वही तो। ये स्रोत इस बारे में क्या कहता है?
ये बहुत ही सटीक पकड़ है आपकी, और स्रोत सामग्री इस ट्रैप से बचने पर खास जोर देती है। स्रोत कहता है कि कर्मा का कॉस्मिक नियम किसी भी इंसान को उसके खुद के धर्म यानी करंट ड्यूटी से मुक्त नहीं करता। अगर कोई इंसान किसी के सामने अन्याय कर रहा है और सामने वाला कर्मिक डिले का बहाना बनाकर चुपचाप सहता है, तो दरअसल वो अपनी इनएक्शन से एक नया नकारात्मक कर्मा क्रिएट करा है। मतलब उस बुरे इंसान का कार्मिक अकाउंट तो यूनिवर्स देख ही रहा है, पर अन्याय को सहना नया कर्मा बन गया। बिल्कुल, अन्याय को सहना और उसके खिलाफ ना लड़ना एक नया क्रियामान कर्मा बन जाता है, जो भविष्य में उस इंसान के खिलाफ कंपाउंड होगा। इसीलिए किसी और के कार्मिक फॉल का इंतजार करना एक स्पिरिचुअल एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हर एक को अपने हिस्से का एक्शन पूरी ईमानदारी से लेना ही होगा। तो वापस उस पॉइंट पर आते हैं जहां ईमानदार लोग सफर कर रहे हैं। अगर उन्हें अपने अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल रहा, तो उनकी करंट सफरिंग किस चीज का नतीजा है? यहाँ स्रोत विक्टिम माइंडसेट पर एक तगड़ा रियलिटी चेक देता है। एक अच्छा इंसान इसलिए सफर नहीं कर रहा क्योंकि भगवान उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है या उसकी अच्छाई की उसको सजा मिल रही है, बल्कि फ्रेमवर्क कहती है कि उस इंसान का कोई पुराना पेंडिंग कर्मा, जिसे हमने प्रारब्धा कहा था, वो अभी पक गया है और यूनिवर्स उस अकाउंट को क्लियर कर रहा है। इसको एक पुराने कर्जे की तरह देख सकते हैं जो अब चुकाया जा रहा है। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो इंसान उस बुरे वक्त को ग्रेस के साथ झेल कर उस हिसाब को क्लियर कर रहा है, उसी समय अपने वर्तमान के अच्छे कर्मों से वो एक बेहतर भविष्य के लिए नए बीज भी बो रहा है। ये नजरिया काफी हद तक उस फियर बेस्ड धारणा को तोड़ता है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। अगर पुराना अकाउंट क्लियर हो रहा है तो ये पनिशमेंट नहीं हुई, पर लोग अक्सर कर्मा को और सजा को एक ही तराजू में तौलते हैं। करेक्शन सिस्टम और पनिशमेंट के बीच इस स्रोत ने क्या बेसिक अंतर बताया है? पनिशमेंट और करेक्शन में सबसे बड़ा अंतर मकसद का होता है, नीयत का। पनिशमेंट का मकसद दर्द देना और बदला लेना होता है, लेकिन सनातन अप्रोच में कर्मा फीडबैक लूप है। जब कोई आग में हाथ डालता है और हाथ जलता है, तो आग सजा नहीं दे रही होती, वो बस फीडबैक दे रही होती है कि यहाँ फिजिकल लॉ का उल्लंघन हुआ है। एकदम। कर्मा वैसा ही न्यूट्रल फीडबैक देता है। ये यूनिवर्स का तरीका है सिखाने का। अगर कोई इंसान बार बार एक ही जैसी मुसीबत में फंस रहा है, जैसे बार बार टॉक्सिक दोस्ती में पड़ना, तो कर्मा उसको सजा नहीं दे रहा। कर्मा बार बार वही सिलेबस सामने ला रहा है जब तक वो इंसान अपनी लिमिट सेट करना और सेल्फ रिस्पेक्ट का लेसन सीख नहीं जाता। अगर कर्मा फीडबैक सिस्टम है और हमारे एक्शंस को इवैल्यूएट करता है, तो एक सवाल उठता है कि क्या ये सिस्टम सिर्फ काम को देखता है? एक उदाहरण लेते हैं। दो लोग किसी जरूरतमंद को एक बराबर पैसे डोनेट कर रहे हैं। बाहर से देखने में फिजिकली दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन पहला इंसान डोनेशन सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसकी फोटो न्यूज में आए और ईगो बूस्ट हो। दूसरा इंसान शांत भाव से सच्ची एम्पैथी महसूस करके गुप्त रूप से मदद करता है। अगर दोनों ने काम एक ही किया और फायदा भी बराबर ही हुआ, तो क्या कर्मा का सिस्टम इन दोनों एक्शंस को एक जैसा ट्रीट करेगा? यही वो जगह है जहां स्रोत सबसे गहरी बात कहता है। सनातन नियम में सिर्फ फिजिकल एक्शन की कोई खास औकात नहीं है, अगर उसके पीछे की नियत यानी इंटेंट अलग हो। नियत ही वो सॉफ्टवेयर है जो एक्शन के हार्डवेयर को चलाता है। स्रोत के अनुसार पहले इंसान का इंटेंट ईगो और दिखावा था, तो उसने जो करना चाहा वो उसे पेपर में फोटो छपने के रूप में तुरंत मिल गया। हाँ, वही उसकी करंट हार्वेस्ट थी। पर उसने कार्मिक स्टोर में कोई जेन्युइन पुण्य जमा नहीं किया क्योंकि उसका वाइब्रेशन सेल्फ सेंटर्ड था। वहीं दूसरे इंसान ने, जिसकी नियत शुद्ध थी, उसने अपने और यूनिवर्स के बीच एक डीप पॉजिटिव बॉन्ड बनाया। दुनिया के लिए एक्शन सेम थे, पर कार्मिक सिस्टम में एक ने रेत जमा की और दूसरे ने सोना। रेत और सोना, बड़ी अच्छी एनालॉजी है। नियत ही कार्मिक। मुद्दा जो हर बार उठता है जब भी ऐसी चर्चाएं होती हैं, वो है डेस्टिनी और फ्री विल का टकराव। अगर संचित कर्मा और प्रारब्ध पहले से ही तय कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्या घटनाएं होंगी, तो क्या हमारी फ्री विल का कोई वजूद बचता भी है, या हम बस एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो पहले से लिखी जा चुकी है? स्रोत सामग्री ने इस कंफ्यूजन को बहुत ही ब्यूटीफुली सुलझाया है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो कर्मा के नियम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, फिर कोई नया एक्शन पॉसिबल ही नहीं था। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से पुराने कर्म हमारी आज की सिचुएशन यानी हमारे हालात
और परिवेश को तय करते हैं। कोई इंसान किस माहौल में पैदा होता है, उसके सामने किस तरह के आर्थिक या सामाजिक चैलेंजेस आते हैं, ये प्रारब्ध तय करता है। इसको एक तरह से ताश के खेल की तरह देख सकते हैं शायद। आपके हाथ में कौन से कार्ड्स आएंगे, ये डेस्टिनी है। बहुत सही एग्जाम्पल है। जो कार्ड्स मिले वो डेस्टिनी है, पर उन कार्ड्स को खेलना कैसे है, उस लिमिटेड सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, ये पूरी तरह से इंसान की स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल पर निर्भर करता है। और यही फ्री विल फ्यूचर का बीज बनती है। इसको थोड़ा भारत की आम रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपने ऑफिस में बेहद मेहनत कर रहा है, सारी डेडलाइंस पूरी कर रहा है, लेकिन प्रमोशन के वक्त ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से किसी और कम काबिल इंसान को आगे बढ़ा दिया जाता है। अगर इस पर कर्मा का लॉ अप्लाई करें तो उसको प्रमोशन ना मिलना या ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन का सामना करना उसके पुराने कर्मा का प्रभाव हो सकता है। पर ऐसी सिचुएशन में फ्री विल कैसे अप्लाई होगी? आम इंसान तो नेचुरली फ्रस्ट्रेट होगा और सिस्टम को गाली देगा। सिचुएशन का आना डेस्टिनी थी, पर वहां इंसान की रिस्पॉन्स उसकी फ्री विल है। जब प्रमोशन नहीं मिला तो उस इंसान के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो नेगेटिविटी से भर जाए, बॉस से झगड़ा करे, कंपनी को नुकसान पहुंचाए या फिर करप्शन का रास्ता चुन ले। अगर वो ये करता है तो उसने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल एक नए और बुरे कर्मा का बीज बोने के लिए किया, जिसका भारी नतीजा उसे आगे चुकाना होगा। दूसरा रास्ता ये है कि वो सिचुएशन को एक सेटबैक की तरह एक्सेप्ट करे, अपनी स्किल्स को और बढ़ाए और एक नई बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश शुरू करे, बिना अपने अंदर कड़वाहट भरे। यहाँ उसने अपनी फ्री विल से उस बुरे साइकिल को ब्रेक कर दिया और एक नई पॉजिटिव टाइमलाइन शुरू कर दी। ऑफिस पॉलिटिक्स तो चलिए फिर भी एक प्रैक्टिकल चीज है, पर जब बात पर्सनल रिलेशनशिप्स की आती है तब ये फ्री विल अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर जब धोखे की बात हो, किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार ने भरोसा तोड़ा। इंसानी दिमाग तो नेचुरली गुस्से और बदले के विचारों से भर जाता है। कहना आसान है कि मूव ऑन कर जाओ, पर प्रैक्टिकली एक इंसान अपने अंदर चल रहे उस इमोशनल तूफान को कैसे रोके? श्रुत क्या कहता है इस साइकिल को काटने के बारे में? रिलेशनशिप्स के कार्मिक अकाउंट सबसे ज्यादा डीपली इंटैंगल्ड होते हैं। अगर धोखा मिलता है तो इस फ्रेमवर्क के अनुसार हो सकता है किसी पिछले अस्तित्व का कोई हिसाब बराबर हो रहा हो, पर असली कार्मिक परीक्षा धोखा मिलने के बाद की है। अगर धोखा खाने वाला इंसान अपने दिल में नफरत और बदले की आग पालना शुरू कर दे, दिन रात सामने वाले को बर्बाद करने के विचार सोचे, तो उसका अपना इनर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। वो एक नया जहरीला बीज बो रहा है जो फिर किसी न किसी रूप में हार्वेस्ट बनकर आएगा। यहाँ फ्री विल और डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। साइकिल काटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस इंसान को वापस अपना दोस्त बना लें या उसकी गलती को जस्टिफाई करें। फिजिकल और प्रैक्टिकल दुनिया में आप उस इंसान को अपनी जिंदगी से कंप्लीटली कट ऑफ कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना सकते हैं। पर मन के अंदर की कड़वाहट को धो डालना जरूरी है। स्रोत कहता है कि अंदर से उस अटैचमेंट और गुस्से दोनों को ड्रॉप कर देना ही असल फ्री विल है। जब आप दिमाग में बदला लेना छोड़ देते हैं, तब आप एक्चुअली उस पुराने चेन रिएक्शन को वहीं रोक देते हैं। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है कि बाउंड्री सेट करना फिजिकल रिस्पॉन्स है और लेट गो करना कार्मिक रिस्पॉन्स। हम लगभग अपनी चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आइए इस पूरे डीप विश्लेषण को समराइज करते हैं। ये सब समझने के बाद अगर कोई भी आम इंसान आज से ही अपनी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री ठीक करना चाहे तो उसके लिए सबसे प्रैक्टिकल और एक्शनेबल टेक अवे क्या बनता है? सबसे इमीडिएट टेक अवे यही है कि पास्ट एक्शंस या प्रारब्धा पर आपका अब कोई कंट्रोल नहीं है। उस पर चिंता करना वक्त बर्बाद करना है। लेकिन इस वक्त, आज और अभी आप जो एक्शंस कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, उन एक्शंस के पीछे आपकी जो नीयत है उस पर आपका 100% कंट्रोल है। अगर हम अपने रोज के डिसीजंस में थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं और बस अपनी नीयत को शुद्ध रखने पर ध्यान दें, तो हम सीधे तौर पर अपने आने वाले फ्यूचर की टेम्परल हार्वेस्ट को बेहतर बना रहे हैं। कोई प्रैक्टिकल आदत जो अपनाई जा सके? एक छोटी सी आदत जो बनाई जा सकती है वो ये है कि किसी भी बड़े कदम या रिएक्शन से पहले 2 सेकंड रुककर पूछना कि इस वक्त मेरे इस एक्शन के पीछे का असल मोटिव क्या है। अगर मोटिव फियर, ईगो या एंगर है तो थोड़ा रुक जाना बेहतर है। एक्शन से पहले इंटेंट का चेक। ये सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिस में उतना ही लाइफ ऑल्टरिंग साबित हो सकता है। इस पूरे विश्लेषण ने
सच में कर्मा को एक डरावने मिस्टिक कॉन्सेप्ट से निकालकर एक बेहद लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट वाले सिस्टम में बदल दिया है। वेंडिंग मशीन वाली एक्सपेक्टेशन को छोड़कर फसल के पकने तक का धैर्य रखना, ये सफर दिमाग के कई जाले साफ कर देता है। स्रोत सामग्री पर आधारित इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा निचोड़ एक ऐसी सोच को जन्म देता है जो वाकई हिला देने वाली है। सुनने वालों के चिंतन के लिए एक आखिरी सवाल यहाँ छोड़ना चाहूंगी। अगर हमें ये डीपली और सच्चाई से समझ आ जाए कि हमारे दिमाग में चलने वाला एक छोटा सा नकारात्मक विचार, किसी के बारे में सोची गई कोई बुरी बात या जलन, सिर्फ एक हवा का झोंका नहीं है, बल्कि हमारे खुद के ही कल के लिए बोया गया एक एक्चुअल कार्मिक बीज है, तो क्या हम अगले पल किसी के बारे में वैसे ही सोचेंगे जैसे हम हमेशा बिना सोचे समझे सोचते आए हैं? या हम उस विचार को आते ही पहचान कर रोक लेंगे और अपना नसीब बदल लेंगे? अपनी ही सोच में छुपे नसीब को पहचानना और रोकना, इससे बेहतर और ज्यादा पावरफुल थॉट के साथ इस विश्लेषण को विराम नहीं दिया जा सकता। आज की ये बातचीत यहीं रुकती है, पर इस कॉन्सेप्ट पर इंटरनल चिंतन जरूर आगे बढ़ना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए डीप डाइव और एक नए दिलचस्प विषय के साथ। तब तक अपने बीज सोच समझकर बोते रहिए।